समर्थ ने रुद्र को समझाते हुए उसे ये बताना चाहा कि दोनों के बीच हद से ज्यादा उम्र का फासला है। बहू तुमसे बहुत छोटी है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूं, लेकिन इसका सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है बाबा। फिर तो अब हमें बाबा से बात करनी ही होगी। वैसे भी बाबा ने तुम्हें नीचे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ आया था। समर्थ ने रुद्र को सहारा देते हुए उसे बेड से उठाया और फिर धीमे कदमों के साथ उसे नीचे बाबा साहेब के पास लेकर चला गया। बाबा साहेब के पास पहुंचते ही समर्थ और रुद्र दोनों ही बाबा साहेब से जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने लगे। देखते ही देखते कुछ घंटे भी बीत चुके थे। हमारी बातें सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। हमारी बहुरिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अब से बहुरिया पर खास नजर रखी जाएगी। रुद्रा, तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और आराम करो जाकर, रात होने को आई है। रुद्र धीमे कदमों के साथ खुद को संभालते हुए उसने पाया कि प्रत्यक्षा अपना सिर पकड़कर बैठे हुई थी। रुद्र शांति से उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ था उस रात जब मैं बेहोश हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ। वो जब तुम बेहोश हुए तब अचानक से ही बहुत कुछ जंगल के कुत्ते आ गए थे। वो शायद तुम्हें मरा हुआ समझ रहे थे। अचानक से ही वो हमला करने लगे थे। तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम बेहोश थे जब वो अचानक से आ गए और हमें अपने साथ ले गए। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। मैं शायद तुमसे 9 या 10 साल बड़ा हूँ। मैं 33 साल का हूँ और तुम शायद 23 या 24 की होगी। तुम मुझसे बहुत छोटी हो। तुम कमजोर सी, दुबली पतली, नाजुक शरीर की, और मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। तुम गोरी और मैं हल्का सांवला। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की और मैं गांव का एक आम सा गंवार इंसान हूं। मुझ में और तुम में कुछ भी एक जैसा नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं और मुझे लगता है कि हमारा अलग होना ही हमारी अपनी पहचान है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझे जिस तरह से बचाया, दोबारा वैसा मत करना। एक इंसान के लिए सबसे शर्म की बात यही होती है जब उसकी हिफाजत के लिए उसकी पत्नी की इज्जत दांव पर लग जाए। मैं तुम्हारी हिफाजत आंख बंद करके भी कर सकता हूं, लेकिन जब बात मेरी आएगी तुम्हें बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जाने के लिए कोई जगह नहीं और कहने के लिए अपना कोई भी नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सुरक्षित रखूंगा हर हाल में। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की बातों को सुन रही थी, लेकिन इस बार रुद्र और प्रत्यक्षा के बीच वो दूरियां कहीं गुम हो गई थी, जहां दोनों ही एक दूसरे से अलग थे। रुद्र को प्रत्यक्षा के शरीर पर वो घाव अपने अतीत की परछाई से भयानक दिख रहे थे। रुद्र के अंदर एक पहला सा एहसास जागने लगा था, जहां वो खुद को कभी देखना नहीं चाहता था। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछ लो। वो केतकी अम्मा ने कहा था कि तुम्हें ये सब बातें करना पसंद नहीं है और तुम्हारे सामने ये बात ना करूं, पर सोचा शायद मुझे पूछना चाहिए। उस झोपड़ी को लेकर बाबा साहेब तुम्हें हमेशा धमकियां क्यों देते हैं? वो तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? झोपड़ी का जिक्र होते ही रुद्र माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा की ओर देखने लगा। उसने प्रत्यक्षा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम ये पूछोगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। नहीं, ये मैं नहीं पूछती तुमसे, क्योंकि जानती हूँ उसका जवाब तुम नहीं दोगे। मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन जब तुम्हें देखा मैंने वहां बाजार में, जहां तुम लोगों की बोलियां लगाई जा रही थी, तुम्हें पता है वो बाजार कौन सा है? वहां वो सारे काम होते हैं जिसे ये दुनिया गलत कहती है। लड़कियों का बेचा जाना, खरीदा जाना, जुआ, शराब, नशे और हर वो गलत काम जो शायद कोई भी शरीफ इंसान तो नहीं ही करता होगा। ऐसे बाजार में तुम्हें लाया गया था। जब मैंने तुम्हें वहां देखा तो दो पल दिमाग में आया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। बाकी लड़कियां भी तो वहां बेची ही जा रही थी ना। और ये वहां की बहुत आम सी बात है, जहां तुम्हारे शहर जैसे कायदे कानून नहीं है। इनका रहने का तरीका अलग है, यहाँ के कायदे कानून भी अलग है। जब वहाँ सारे गलत काम होते हैं और कोई शरीफ इंसान वहाँ नहीं जाता, तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? और अगर वहाँ तुम ही सही थे तो तुमने मुझे खरीदा क्यों था?
वो भी इतनी ऊंची बोली लगाकर। इस बात का रुद्र ने प्रत्यक्षा को कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे प्रत्यक्षा पूरी तरह से चौंक गई। किसी को मारने आया था। हुक्म था बाबा का कि उसकी लाश लेकर बाबा के पास जाऊं। वही करने गया था वहां। जिसका पीछा कर रहा था उसे तुम्हारी बोली लगाते हुए देखा तो खुद भी बोली लगाने लगा। तब पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम उस जगह से नहीं थी। तुम्हारी डरी हुई आंखें हर किसी को देख रही थी। वहीं सामने बैठकर मैं काफी देर से सब कुछ देख रहा था। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां तो ये सब रोज ही सबके साथ होता है। लेकिन फिर तुम्हारी उन सहमी हुई सी आंखों को देखते हुए मुझे कुछ याद आने लगा, कुछ ऐसा जिसमें मेरा पूरा बचपन गुजरा था। तुम्हें देखकर अचानक ही महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो आगे होने वाला था। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की ओर देख रही थी। रुद्र बेहद गंभीर होते हुए प्रत्यक्षा से हर एक बात बता रहा था। तुम्हारी बोली लगाने वाले लोग तुम्हें वैसे भी बेच ही देते, और तुम्हें खरीदने वाले लोग तुम्हारे साथ क्या करते ये तुम खुद जानती हो। बस उस एक पल तक मैं तुमसे पूरी तरह से अनजान था। लेकिन जब मैंने देखा कि उन व्यापारियों ने तुम पर हाथ उठाया, जिसके बाद तुम डर गई थी, मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैं क्यों सब छोड़कर आगे बढ़ गया। मुझे पता है तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बस मैं उस समय इतना ही चाहता था कि तुम उन सारी चीजों से दूर निकल जाओ। लेकिन जिसके शिकार के लिए मुझे भेजा गया था वो मेरे सामने ही था, और उसने तुम्हारी आखिरी बोली लगाई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी ऊंची बोली लगाई ताकि मैं तुम्हें खरीद सकूं, और मुझे अब सामने से मौका मिल गया था उसे मारने का। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझे इसलिए नहीं खरीदा था कि मैं किरण हवेली से थी। तुमने मुझे बचाने के लिए वहां से खरीदा था। नहीं, उस पल तक मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो या कहां से आई हो। तुम्हें देखकर अंदाजा लगाया था मैंने कि तुम यहां से नहीं हो। यकीन मानो, उस वक्त तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त तुम्हें होश आया, केत की अम्मा तुम्हारी दवा पट्टी करके वहां से चली गई थी, और तुमने उल्टे ही वो तमाशा शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। प्रत्यक्षा अभी तक सब कुछ बेहद खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस रात का जिक्र किया जब प्रत्यक्षा पहली बार रुद्र से टकराई थी और झोपड़ी में उसे गलतफहमी हुई थी कि रुद्र ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, प्रत्यक्षा की नजरें शर्म से नीचे की ओर झुक गई। मत करो ना वो सब बातें। मैं शर्मिंदा हूँ उस दिन से जब मुझे केत की अम्मा ने ये सब बताया था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को दवा देते हुए उसके चेहरे की ओर झांकते हुए धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरह की बेवकूफियां कई बार कर चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम्हारी उन बातों पर मैं गुस्सा करूं या हंसूं। हाँ, हो सकता है कि मैंने एक तरह से तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे देखकर किसी ऐसे गुनाह के लिए सोचने लगी थी जो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। शायद वो हालात ऐसे थे कि तुमने सब कुछ अपने दिमाग में गलत बैठा लिया। तुमने अभी तक नहीं बताया कि शादी क्यों की तुमने मुझसे। हमारी शादी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही हुई थी। तुमने उन सबके सामने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कुछ बोलता जो कोई समझता। मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेरी बात कोई नहीं मानता। वो पूरा ही गांव मेरा दुश्मन है। उसमें से तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। पर मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि तुम्हारी इस बेवकूफी के बाद भी तुम्हारे परिवार ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूं और मैंने सालों तक अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखा था। तुम ब्रह्मचारी हो और अगर मैं गांव की, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो? क्या पूछना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा। ये सुनते ही प्रत्यक्षा ने मन में ही सोचते हुए खुद से कहा, अब कैसे कहूं कि तुमने ही मुझे किस किया था जंगल में। ये कैसा ब्रह्मचर्य है तुम्हारा? तो मतलब तुम बस इतना बताओ कि तुम ब्रह्मचारी क्यों हो? तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब है नहीं मेरे पास। बचपन से 26 साल की उम्र तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही नियम बनाया था कि मुझे बाबा के हुक्म को मानना है। मैं बीच में कोई भी ऐसी वजह नहीं लाना चाहता था जिससे कि मैं बुरा इंसान बनूं, और मैं इन सारी चीजों में कभी दिलचस्प भी नहीं रखता था। 26 सालों तक मैंने पूरा व्रत किया
उसके बाद कभी मन ही नहीं हुआ इन सब चीजों में दिलचस्पी दिखाने का। तो तुम कह सकती हो कि अभी तक ब्रह्मचर्य ही हूं। प्रत्यक्षा ने मन में सोचते हुए खुद से कहा। अरे नहीं हो तुम कोई ब्रह्मचारी। अच्छा, फिर तुम मुझे उस तरह से क्यों कहते थे कि तुम बात मानो वरना अच्छा नहीं होगा? क्योंकि तुम डरती थी, इसीलिए मैं तुम्हें डराया करता था। क्या हद हो गई। क्या कभी तुम मुझे, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में अब वो रुद्र अचानक ही बोलते हुए रुक गया, क्योंकि प्रत्यक्षा दवा के असर से आंखें बंद करके सोने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगा। इन मासूम सी नजरों में न जाने मेरी क्या औकात होगी, न जाने ये मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, लेकिन इसके होठों से जितनी बार भी मेरा नाम निकल रहा है मुझे सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले, लेकिन मेरी ही वजह से न जाने इसको कितनी बार जलील होना पड़ा। लोगों की बुरी नजर इस पर पड़ी। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। शायद इसका मुझ पर भरोसा करना सिर्फ इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, यही सच है, क्योंकि शायद ये मुझसे ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मुझे इसे इसके शहर भेज देना चाहिए, लेकिन फिर इसके जाने के बाद मैं जीऊंगा कैसे? ये सब क्या हो रहा है? आज तक भी तो मैं अकेला ही था ना, फिर अब डर क्यों लगने लगा है मुझे अकेला होने में? प्रत्यक्षा, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। मेरा इकलौता जायज रिश्ता ही मुझसे दूर होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मेरे साथ रहो? या फिर मैं स्वार्थी हो रहा हूं?